हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के सीरीज में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 का क्रम चल रहा है, यूनिट 4 में हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले डे 1 में हमने देखा था वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण और खड़ी बोली आंदोलन। आज के इस डे 2 में हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, क्योंकि यह वैचारिक पृष्ठभूमि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। उसके बाद भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, दोनों के बारे में हम जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने इनको देखा था, समझा था, इनकी बहुत सारी उपलब्धियों को भी देखा था। तो वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में, हिंदी नवजागरण के रूप में इनकी क्या भूमिका है, इस डे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट से हम आपको बताते चले जाएंगे। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है, क्योंकि वही बातें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आएगी। चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज एक प्राचीन विधाओं और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था, जिसकी स्थापना तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में किया था। तत्कालीन मतलब उस समय के। ठीक है, कब किया था? 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में। और क्यों किया था? इसका उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को, जो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, उनको हिंदी का ज्ञान कराने, ताकि वे भारत की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों के बारे में शिक्षित हो सके, ताकि भारत में वे बेहतर ढंग से शासन कर सके। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि भारत में मजबूती से शासन करना, नहीं मतलब कि कभी नहीं टूटने वाला शासन। इन सब चीजों के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसने हिंदी के क्षेत्र में बाद में भारतीय जो साहित्य था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, इस कॉलेज ने हिंदी, संस्कृत, फारसी और बंगाली आदि अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ से कई पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन हुआ, जिससे भाषाओं को बढ़ावा मिला। यानी इसका जो योगदान है, एक भारतीय साहित्य के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया। ठीक है, कॉलेज ने हिंदी और हिंदुस्तानी भाषाओं को बढ़ावा दिया। यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें और व्याकरण हिंदी भाषा के आधुनिक गद्य के विकास में सहायक रहे। क्योंकि इस कॉलेज का जो स्थापना हुई थी, इस पर्पज से हुई थी कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जाना समझा जा सके। तो यहाँ पर बहुत सारी उसमें चेंजिंग आई और बहुत सारे विकास वाले, मतलब कि साहित्य के विकास वाले, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, हिंदी भाषा से संबंधित हो, बहुत सारे पहल किए गए। तो इस पहल को हमारे भारतीयों ने भी सीखा, हमारे साहित्यकारों ने भी सीखा और इसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई। ठीक है, आगे देखिए। फोर्ट विलियम कलकत्ता का गढ़, जिसका नाम इंग्लैंड के राजा, ये सब पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि यही आपके प्रमुख एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। मुगलों के साथ युद्ध के बाद 1690 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य बंगाल व्यापार केंद्र हुगली से स्थान जो कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया था, एवं 1896 से 1702 के बीच बंगाल के नवाब की अनुमति से कलकत्ता में एक किला बनाया गया था।
नहीं, जिसे बाद में ध्वस्त भी कर दिया गया, क्योंकि जब फिर से जब युद्ध हुआ तो इसे ध्वस्त भी कर दिया गया और फिर से नया किला दक्षिण क्षेत्र में बनाया गया। ठीक है, इतिहास में हम ये जानते हैं। 1700 में कलकत्ता लंदन के प्रति जवाबदेह एक अलग प्रेसिडेंसी यानी प्रशासनिक इकाई बन गया। 1774 तक इसके गवर्नर और उसके बाद 1834 तक इसके गवर्नर जनरल को फोर्ट विलियम की अतिरिक्त उपाधि दी गई और इसी से इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज रखा गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट थे, जो हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे या हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो दोनों में किनका नाम आएगा? जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट का। ठीक है बेटा, गिलक्रिस्ट उर्दू, अरबी व संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। यह प्रश्न भी दोहराया गया है कि गिलक्रिस्ट की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी, या चुनने में नाम दे दिया जाएगा और किसकी पुस्तकें थी। ठीक है, तो नाम जान लीजिए आप। इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर जिसका प्रकाशन वर्ष 1796 ईस्वी है, और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट जिसका प्रकाशन वर्ष 1798 ईस्वी है। दोनों याद रखिएगा आप। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में कई अध्यापक रहे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमुख अध्यापकों में जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट जो अध्यक्ष भी थे हिंदी भाषा के, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान और मुंशी सदासुख लाल आदि। यहाँ पर प्रश्न ऐसे आता है कि ग्रुप में दे दिया जाएगा और एक ग्रुप में देकर पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के कौन अध्यापक थे। अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा, आपको इनके नामों का ग्रुप याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें। लल्लू लाल और सदल मिश्र ने हिंदी गद्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किन्होंने? हिंदी गद्य को बढ़ावा देने में, और दोनों ने भाषा मुंशी पद पर इस फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू किसने भाषा मुंशी पद पर फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी साहित्यकारों में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या किसने काम किया, इस तरह से प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर 2 सहायक की नियुक्ति हुई। ठीक है, कब? 1800 ईस्वी में। किन 2 सहायक की नियुक्ति हुई? काजम अली जवा और मजहर अली विला। आपको इसका नाम याद रखना है। अब देखिए, इनके जो और प्रमुख अध्यापक हुए और उनकी क्या भूमिका थी उस फोर्ट विलियम कॉलेज में, इसको हम ध्यान से देखें। ठीक है, प्रमुख अध्यापक और उनका कार्य क्षेत्र, किन कार्य क्षेत्र में उन्होंने काम किया? कहाँ के? फोर्ट विलियम कॉलेज के। जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट जो हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष थे, जो हमने पीछे भी बताया आपको। लल्लू लाल हिंदी गद्य के जनक और संस्कृतनिष्ठ हिंदुस्तानी गद्य के रचनाकार, ये हिंदी गद्य के जनक भी माने जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तीसरे सदल मिश्र हिंदी गद्य के लेखक और अनुवादक। ठीक है, इंसा अल्लाह खान हिंदी और उर्दू साहित्य के लेखक। मुंशी सदा सुखलाल हिंदी और उर्दू साहित्य के लेखक। यहाँ पर एक बात और मैं आपको हिंट कर दूं कि उस समय हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत चारों भाषाएं प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या और भी जो अन्य भाषाएं हैं उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चारों भाषाओं पर जो पकड़ थी, मतलब जितने भी साहित्यकार हुए उस समय की, चारों पे पकड़ बहुत मजबूत थी। चारों भाषाओं में वे विद्वान थे और उनमें वे रचनाएं करते थे। ठीक है, आगे देखिए, नोट के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो वानी थे यानी निर्माणकर्ता, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ध्यान देखिए कि उन्होंने निर्माणकर्ता कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फोर्ट विलियम यानी कॉलेज के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो कौन होंगे वो? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
हेस्ने उनका नाम था, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1732 और इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1818 ईस्वी हुई थी। समझ गए होंगे मेरे प्रश्न को। निर्माणकर्ता के बारे में पूछा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली, जो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अगर उनके क्या कहते हैं जनरल कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। ये एक अंग्रेजी राजनेता फोर्ट विलियम यानी बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थे उसके पहले गवर्नर थे, जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख भी थे, और इस तरह भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल में भी इनका नाम आता है। ठीक है, ये अगले 11 वर्षों तक इस पद पर नियुक्त रहे, इसीलिए पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनका नाम आता है। फोर्ट विलियम का पहला राष्ट्रपति या संस्थापक कौन थे? सर चार्ल्स आयर। ठीक है, जो किला बनाया गया था उसके कौन थे संस्थापक और पहले राष्ट्रपति? सर चार्ल्स आयर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के, याद रखिएगा आप। फोर्ट विलियम कॉलेज को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1854 में बंद कर दिया गया। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, भूलना नहीं है। दूसरा इस डे का प्रमुख पार्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज आपका खत्म हो गया, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको बता दी जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। ठीक है, इसका प्रमुख काल 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और भारतेंदु युग का काल 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। नहीं तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि हिंदी नवजागरण का काल मैं बता रही हूँ। ठीक है, कहीं कहीं 1860 भी आता है, तो यानी इसी बीच के काल को हम क्या कहते हैं? भारतेंदु और हिंदी नवजागरण का काल कहते हैं। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख ले। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, नारी शिक्षा का अभाव आदि के बारे में विरुद्ध में आवाज उठाई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, और इन सब कुरीतियों को, बुराइयों को हटाने के लिए उन्होंने साहित्य में ऐसी अमूल्य अमूल्य रचनाएं की जिन्होंने क्रांति मचा दी, और जो हमारे सामाजिक क्रांति का भी एक प्रमुख हिस्सा बना, और हिंदी नवजागरण यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का भी एक प्रमुख पहलू बना। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। यानी समाज में साहित्य क्या होता है? समाज का आईना होता है। जिस समय जिसका जैसा समाज रहता है वैसा ही साहित्य लिखा जाता है। तो उस समय आवश्यकता थी समाज में एक क्रांति लाने की, देश में जो पतनता की बेड़ी थी उसे हटाने की, और राष्ट्रवाद को जागृत करने की, स्वतंत्रता प्राप्त करने की। तो उन्होंने ऐसी ही साहित्यिक रचनाएं की जो इसमें प्रमुख भूमिका निभा सके। तो वो हिंदी साहित्य का भी एक प्रमुख विकास था। ठीक है, एक नव जागृति हम इनके काल में देखते हैं। ठीक है, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, क्या क्या योगदान रहा इनका भाई? साहित्यिक योगदान। इन्होंने साहित्य की ऐसी ऐसी रचनाएं नव रचनाओं के रूप में उन्होंने लिखा, और जो हिंदी साहित्य में एक क्या कहते हैं अमिट छाप के रूप में आज भी स्थित है। सामाजिक जागरूकता, इनकी रचनाओं ने हिंदी को जगाने में, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा एवं साहित्य का विकास भी इनमें हुआ, क्योंकि इनके युग में आते आते हिंदी अपने रूप में ढलने लगी थी। इससे पहले हिंदी का जो रूप था वह क्षेत्रीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में, अवधी, ब्रज भाषा आदि में था। इन्होंने खड़ी बोली के विकास पे, यानी जो खड़ी बोली यानी आज की जो शुद्ध हिंदी भाषा है, उनको विकास करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आधुनिकता की स्थापना इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में या साहित्यिक क्षेत्र में जो आधुनिक रूप था साहित्य का या समाज का, उनकी स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीयता की भावना,
उस समय ऐसे लहर से दौड़ रहा था, ऐसी लहर चली हुई थी जहां राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रीय एकता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति एक लहर दौड़ रही थी। तो उनमें उस भावना को जगाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके युग में एक नए युग की शुरुआत हुई। आपके सामाजिक क्षेत्र में भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी जो साहित्य की अलग अलग विधा है, यहाँ पर उनका प्रारंभ शुरू हो गया। गद्य को प्रमुखता दी गई, कहानी नाटक का जो रूप था, स्वरूप था, उसमें एक नवजागृति आई, नया रूप आया, एक नए रूप में हिंदी हमारी ढलनी शुरू हो गई। ठीक है। भारतेंदु युग को एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है और भारतेंदु युग भी कहा जाता है, इसे आधुनिक युग भी कहा जाता है, आधुनिक युग की शुरुआत कही जाती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। भारतेंदु को हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। साथ ही साथ वे एक व्यक्ति से बढ़कर संस्था थे। नहीं, उन्होंने अपने समान धर्मी लेखकों का मंडल तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया। ठीक है। भारतेंदु ने नाटक, कविता, गद्य और आलोचना सहित विभिन्न विधाओं में लेखन किया। इनकी रचनाएं समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। तो इन सब पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि हिंदी नवजागरण में उनकी क्या प्रमुख भूमिका रही। नहीं, अब आपके सिलेबस से संबंधित जो प्रश्न बार बार आते हैं उनसे जुड़ी कुछ और बातें हम देखेंगे। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं एवं प्रकाशन वर्ष। नहीं, ये भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण है, उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें आपको जाननी होगी। इससे पहले की वीडियो में जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने देखा था, नहीं, पहले वाला जो यूनिट है हमारा हिंदी का, वो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। एक क्रम से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें पहले यूनिट में, क्योंकि ये हिंदी का पार्ट है, ये पेपर 2 हिंदी है, तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा रहता है। कुछ जानकारियां पहले यूनिट में हो जाती है, उसके बाद की कुछ जानकारियां जो कि उससे लिंकअप होती है, जुड़ी होती है, वो दूसरी यूनिट में होती है। नहीं, तो आप कोई भी यूनिट हमारा छोड़े नहीं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरी मेहनत है, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जो मेरी मेहनत है उसकी जो क्या कहते हैं एंड होगा, वो आपकी सफलता पे होकर होगा। नहीं, तो आप सफल हो, ये मेरी मनोकामना है, तो आप उसे बिल्कुल ना छोड़े, क्रम से आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सी जानकारियां आपको पिछले यूनिट में प्राप्त होंगी। तो कुछ नई जानकारियां हम देंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष। नाटक वैद्य की हिंसा न भवति, यह एक प्रहसन है। धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास पर कटाक्ष। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, यह एक नाटक है। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा ईमानदारी की कहानी। भारत दुर्दशा 1880, यह एक नाटक है। भारत की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा का चित्रण। ठीक है। राजनीतिक यहाँ लिखना था, मैंने 2 बार सामाजिक लिख दिया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, यह भी एक प्रहसन है। एक राजा के निरंकुशता की कहानी है ये। ठीक है। नील देवी 1881 ईस्वी, ऐतिहासिक गीति रूपक है ये। भारत में नील की खेती और किसानों की दुर्दशा का वर्णन, जो उस समय की एक प्रमुख समस्या थी। श्री चंद्रावली, यह एक प्रेम कहानी का वर्णन है जिसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी है। ठीक है। आगे देखिए, ये जो उसके क्या थे, इसके नाटक हैं। विषस्य विषमोषधम, विष और विष का इलाज करने की कहानी, कि कैसे, किस रूप में, यानी कैसे किस बात को किस रूप में उसको देना चाहिए जवाब, इसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है हमें। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, प्रेम और भक्ति के बीच का संबंध का वर्णन। सती प्रताप 1883 ईस्वी, एक अपूर्ण गीति रूपक जिसे बाबू राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ये भी आपको वीवीआई के रूप में याद रखना है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है सती प्रताप, जो अपूर्ण रह गया था और ये गीति रूपक के रूप में है। और इसे किससे पूरा किया? बाबू राधा कृष्ण दास जी ने। गीति रूपक क्या होता है? गाकर,
गाकर जो हम मंचन करते हैं उसे गीति रूपक कहा जाता है। ठीक है। कविता प्रेम पुष्पावली, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका। उसके बाद मन की लहर, लोकोक्ति शतक, इसमें मन की लहर की मन की सारी बातों का वर्णन प्राप्त होता है। लोकोक्ति शतक में जो लोकोक्तियाँ हमारे समाज में प्रचलित है, जो हिंदी के साहित्य के लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी चर्चा इसमें की गई है। त्रिशन्ताम भगवान शिव की प्रार्थना। ठीक है, त्रिशन्ताम याद रखिएगा। श्रृंगार विलास, जिसमें श्रृंगार के विभिन्न रूपों का वर्णन है। प्रताप लहरी में प्रताप जी के का जो रूप है, उनकी योग्यता और उनका क्या कहते हैं युद्ध कौशल और उनके महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। गद्य में वैष्णव वार्ता और भारतवर्ष जो कि निबंध है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह एक निबंध है। सरयू प्यार की यात्रा और लखनऊ जो कि इनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके ये जरूर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पत्रिका के रूप में इन्होंने बाल बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कई वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचयिता डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ये एक पुस्तक के रूप में भी हमारे सामने प्राप्त होती है। ठीक है, और जो हिंदी नवजागरण की अवधारणा की प्रथम प्रस्तुति है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनकी अन्य रचनाएं अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो कि एक कहानी है, बकरी विलाप बंदर सभा जो कि एक व्यंग्य रचना है, होली वर्षा विनोद, श्री राम लीला, वसंत राज्य संग्रह, प्रबोधनी, मधु कुमुकुल, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। कालचक एक पुस्तक है इनकी जिसमें इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा का वर्णन किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि एवं रचनाकार, ये भी प्रश्न में आता है बहुत बार। तो उनमें किनका नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके बारे में हमने पूरी जानकारी देखी। बालकृष्ण भट्ट जो प्रमुख पत्रकार एवं निबंधकार थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो कवि, नाटककार, निबंधकार थे। प्रताप नारायण मिश्र कवि, नाटककार एवं पत्रकार। राधा चरण गोस्वामी कवि, नाटककार एवं निबंधकार। रामकृष्ण दास कवि, नाटककार एवं निबंधकार। अंबिका दत्त व्यास जो संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे। बाल मुकुंद गुप्त कवि, नाटककार और निबंधकार। यानी भारतेंदु मंडल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए अध्याय को स्टार्ट किया। नहीं, क्या कहते हैं आपके नाटक और निबंध के रूप में, यानी गद्य साहित्य को पूरा बढ़ावा मिला, पूरा विकास मिला। ठीक है। आगे अंतिम पॉइंट इस क्लास का, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जिसका कालखंड 1900 से 1920 तक माना जाता है। कहीं कहीं 22 तक की भी गणना आती है। ठीक है, लेकिन जनरली 1900 से 1922 तक। इसे द्विवेदी युग एवं जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। जो बातें पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग में रह गई थी, जो कुछ कमियां रह गई थी, उसका जो अग्रिम विकास है वह इस युग में दिखाई पड़ता है, जो द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम, अंतिम जो इनका ये संबोधन है, जो टाइटल है इनका, उनके नाम से प्रमुख है। और जागरण सुधार काल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्रवृत्तियां पुनर्जागरण काल में, भारतेंदु काल में शुरू हुई, उसका जो कुछ छूट गया, यहाँ पर उसको सुधार करके और सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके इसको यहाँ पर दिखाया गया। द्विवेदी जी ने हिंदी को एक व्यवस्थित और मानक भाषा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए इसे जागरण सुधार काल कहा गया। कहानी एवं नाटक जैसी विधाओं का इसमें अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक है। प्रमुख योगदान, भाषा को साहित्यिक रूप देना, यानी साहित्य का जो रूप है, जो विभिन्न विधाएं हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने व्यवस्थित किया इस काल में। दूसरा सबसे प्रमुख योगदान सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, जिसका संपादन उन्होंने 17 वर्ष तक किया। ठीक है, ये बात आपको प्रमुखता से याद रखनी है।
और इस सरस्वती पत्रिका ने उस समय के साहित्यिक विकास में उन्होंने विभिन्न नए लेखकों को मतलब कि आगे लाया और विभिन्न प्रकार के उनके विचारों को प्रकट किया। यह जो पत्रिका थी सारे स्वरूप को इसमें समेटे हुई थी और विभिन्न नई नई बातों को उसने स्थान दिया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी के जनवरी माह में हुआ था। किसका? सरस्वती पत्रिका का। ठीक है। 32 पृष्ठ की या क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आना था। उस समय आना में गिनती होती थी हमारे पैसे की। 1903 में द्विवेदी जी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इनके महत्वपूर्ण योगदान में खड़ी बोली का विकास, यानी आज जो हिंदी आज के स्वरूप में दिखाई पड़ती है उसका विकास हुआ। नए लेखकों को प्रोत्साहन, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इस युग में जो चीज चली आ रही थी हमारे साहित्य में, जिसे हम हूबहू स्वीकार कर लेते थे कि हाँ यही सही है, लेकिन इन्होंने वास्तविक जो सही रूप है कि क्या सच में होना चाहिए, सही में इसकी व्याख्या है कि नहीं, सही में उसका वर्णन है कि नहीं, उसके प्रति साहित्य में उन्होंने एक क्रांति लाई। आलोचनात्मक साहित्य के रूप में दृष्टिकोण को जागृत किया कि जो वास्तविक सही है उस स्वरूप को हम जाने। इन्हीं की पीछे से जो चली आ रही है उसे हम आंख कान मूंद कर सही मान ले। इससे एक अभूतपूर्व विकास हमारे हिंदी साहित्य में हुआ। सामाजिक चेतना, इनके साहित्य लेखन ने सामाजिक चेतना को बहुत दूर तक जगाया। उसमें जो देश में स्वरूप था, हमारे समाज का जो स्वरूप था, जो परिस्थितियां थे, उनमें उन्होंने जागृति लाई। ठीक है। पत्रकारिता को उन्नत, ये एक और महत्वपूर्ण योगदान है। एक बहुत ही उन्नत नहीं, पत्रकारिता को यहाँ पर विकास का एक रास्ता मिला और आज हम जानते हैं कि पत्रकारिता के माध्यम से ही हम इस अपने क्षेत्र में, अपने साहित्यिक के क्षेत्र में एक मतलब महत्वपूर्ण स्थान को हम प्राप्त कर पाए। नहीं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं रचनाकार के रूप में जान लीजिए। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें द्विवेदी युग का आचार्य कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अब इनके प्रमुख रचनाएं एवं प्रकाशन वर्ष हम देख ले। पद अनुदित मतलब जिनका उन्होंने जो पहले से पद्य था, चाहे वह संस्कृत में हो या दूसरी भाषाओं में हो, उनका अनुवाद करना। नहीं, चाहे फारसी में हो, उर्दू में हो, तो इन्होंने मुख्यतः संस्कृत का अनुवाद किया था। तो वही पद्य अनुदित जो उन्होंने उनका अनुवाद किया। विनय विनोद 1889 ईस्वी, जो भारतधरी के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद है। विहार वाटिका 1890 ईस्वी, गीत गोविंद जो जयदेव जी का है उसका भावानुवाद है। स्नेहमाला 1890 ईस्वी, इनका उन्होंने अनुवाद किया। श्री महिम सूत्रम 1891 ईस्वी, गंगा लहरी 1891 ईस्वी, ऋतु तरंगिनी 1891 ईस्वी, सुहागराज जो कि अप्रकाशित है, बायरन के ब्राइडल नाइट का छाया अनुवाद। ठीक है, जो अप्रकाशित रहा। ये बात आपको VVI के रूप में याद रखनी है क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। नहीं, कुमार संभव जो कालिदासी की रचना है, उनका उन्होंने 1902 में अनुवाद किया। इनकी मौलिक पद रचनाएं, उनकी जो अपनी प्रमुख रचनाएं थी, उसमें देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी, कान्या कुब्जावली व्रतम 1898 ईस्वी, समाचार पत्र संपादन स्तव 1890 ईस्वी, नागरी 1900 ईस्वी, काव्य मंजूषा 1903, कविता कलाप 1909, सुमन 1923, द्विवेदी काव्यमाला 1940 इनकी प्रमुख मौलिक पद रचनाएं हैं। गद्य अनुदित, गद्य का जो उन्होंने अनुवाद किया, दूसरे रचनाकारों का जो उन्हें अनुवाद किया, उसमें उनमें से भामिनी विलास 1891 ईस्वी, पंडित जगन्नाथ के यामिनी विलास का अनुवाद, भामिनी नहीं यामिनी है, ठीक है, याद रखिएगा। अमृत लहरी 1896 ईस्वी, इन्हीं का पंडित जगन्नाथ जी का ही यमुना स्रोत का भावानुवाद है। बेकन विचार रचनावली 1901, बेकन के प्रसिद्ध निबंधों का अनुवाद, इनके ये बहुत बड़े मतलब समर्थक थे और इनको बहुत पसंद करते थे। रघुवंश 1912, कुमार संभव 1915, मेघदूत 1917, कालिदास के तीनों उन्होंने क्या कहते गद्यों का अनुवाद किया। ठीक है। बेनी संहार, भट्ट नारायण के बेनी संहार का अनुवाद,
इनकी अपनी मौलिक गद्य रचनाएं नैषध चरित चर्चा 1899, तरनोदेश अप्रकाशित, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1901, वैज्ञानिक कोश 1906, नाट्यशास्त्र 1912, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, वनिता विलाप 1918 यानी स्त्री विलाप, रसज्ञ रंजन 1920, अतीत स्मृति 1924, वैचित्र चित्रण 1926, साहित्य शिखर 1930, विचार विमर्श 1931 आदि इनकी प्रमुख मौलिक गद्य रचनाएं थी। ठीक है, इनके बारे में हमने पूरा बताया। आगे के प्रमुख द्विवेदी युग के प्रमुख कवि में मैथिली सेनगुप्त जी का नाम आता है, जिनकी प्रमुख रचनाएं पंचवटी, जयद्रथ है, साकेत, और ये प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार, प्रिय प्रवास, रस कलश इनकी प्रमुख रचनाएं, श्रीधर पाठक मनोविनोद, एकांतवासी, योगी, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा आदि, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक, स्वप्न, कविता कौमुदी, वीरांगना, सुभद्रा, जयंत, महात्मा बुद्ध, अशोक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, प्रेम पचीसी 1905, गप्पाष्टक 1915, कुसुमान्वती 1915, कृषक क्रंदन 1916, राष्ट्रीय मंत्र 1921। जितनी भी रचनाएं हैं देखिए सब देश में सामाजिक चेतना का एक प्रमुख स्वरूप के रूप में उन्होंने रचनाएं की है, नहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में। उनकी कुछ संपादित पुस्तकें हैं, संजीवनी 1921, राष्ट्रीय वीणा किनकी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की, राष्ट्रीय वीणा 1922, कला में त्रिशूल 1930, करुणा कादम्बनी 1958। इसके अलावे द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में बाबू गुलाब राय, नाथूराम शर्मा शंकर, पद्म सिंह शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांडे आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये मैंने अलग से इसलिए बताया, कभी कभी दिया जाता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, चिन्हित करें, तो आपको इनका नाम याद रहेगा तभी आप चिन्हित कर पाएंगे। और द्विवेदी युग का एक ये जो प्रमुख एक बात थी जो मैंने पहले भी बताया आपको, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ तो प्रथम संपादक के रूप में श्याम सुंदर दास जी थे। उसके बाद 1903 से कौन हो गए, 17 साल के लिए हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी नवजागरण में अन्य योगदान के रूप में हिंदी को गद्य एवं पद्य दोनों में लोकप्रिय बनाना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, महत्व उनकी रचनाओं ने एक क्रांति ला दी। अन्य साहित्य विधाओं में लेखन जैसे कविता, कहानी, आलोचना, अनुवाद, जीवनी आदि को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उन्होंने यहाँ पर साहित्य में स्थान दिया। साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा दी, साहित्य को संस्कृति से जोड़कर इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा और व्याकरण पर जोर, क्योंकि भाषा के जोर से ही भाषा के सही स्वरूप को जानकर ही हम साहित्य को एक सही दिशा दे सकते हैं, और व्याकरण पे अगर जोर नहीं देते हैं तो हमारी जो भाषा होगी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने इस युग में दोनों के विकास पे बहुत जोर दिया। पश्चिमी साहित्य से परिचय, पश्चिमी साहित्य से परिचय कराना भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि हमने साहित्य के विस्तार को देखा, नहीं अलग अलग देशों के साहित्य से परिचय कराकर इन्होंने जो साहित्य का विस्तार था कि किस किस रूप में साहित्य की रचना हो सकती है, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विवेदी जी को लेकर प्रेमचंद का एक कथन जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं, यदि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ना होते तो अभी बेचारी हिंदी कोसों पीछे रहती। इस कथन को आपको याद रखना, ये प्रश्न आया है बहुत बार। एक नोट इनके बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भी रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृति है, यानी ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसकी भूमिका 15 अगस्त 1976 को लिखी गई। यहाँ पर हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो योगदान था, उससे जोड़ी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको विस्तार से बताई। आशा करती हूँ इस पाठ में मैं आपकी सहायक हुई होंगी, आपके सिलेबस के, आपके कंटेंट को, उसमें जो संबंधित बातें हैं मैं कोशिश करती हूँ कि एक बात भी ना छूटे। ठीक है, तो मेरा प्रयास जारी रहेगा और आपका सहयोग भी।
तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मैं इसके एक तीसरे डे को लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।